उस टाइम पे मेरे पास सबूत क्या था कि मैं माननीय न्यायालय के सामने ये कहता कि मेरे साथ ये किया। आज मैं अपनी बात बता तो रहा हूँ ना बेबाक तरीके से, बिल्कुल निडर होकर। मैंने तो मौत को करीब से देखा। कब हुआ था ये मौत वाली बात? जब मैं इस पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ये उंगली आज भी मेरी टूटी हुई है, आप गैप देख रहे होगे इस उंगली में। सारी उंगली पीछे मिला दी गई, कानों पर करंट लगाया गया था, नाखूनों को आधी बाल्टी सिरप का पानी उतार दिया था, पैर मेरे पीटे जा रहे थे, पैर ऐसे खोल दिए थे। कोई टॉर्चर ऐसे नहीं बचा था जो मेरे साथ में हुआ। हर कोई ये चाहता है कि जो वो गलत उसमें मामले में वहाँ फंसा है या कोई अपराधी भी हो, जब उसे वहाँ से वो जेल में गर्मी के दिन बीतते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि तेरी भी रंजिश का फैसला हो, तो भी सबकी तरह छत पर सो आराम से खुली हवा में। तो मैं तो देखा कि बड़े से बड़ा अपराधी जो जेल में जो है टिप टॉप होकर घूमता है, रात को रोता है वो। मैं कलंकित माहौल में जीना नहीं चाहता था। मैंने तो कलम चलाने का फैसला लिया, बंदूक नहीं चलाई मैंने। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। अमित चौधरी एक मेरे आप जैसा दिखने वाला एक साधारण सा युवा, लेकिन अगर आप इनकी कहानी को सुनेंगे, अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएंगे, हुआ कुछ ऐसे था कि जैसे हम और आप कोई भी अपनी बहन के घर जाते हैं, ये भी गए थे। जब अपनी बहन के घर से चले गए, वापस अपने घर चले आए, लेकिन जितने दिन अपनी बहन के घर ये रुके हुए थे, उसी दौरान इनके बहन के गांव से थोड़ी ही दूर पे 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी किसी गैंगस्टर ने। ये अपने गांव वापस आ गए, वहां अच्छा जीवन अपने माँ बाप के साथ रह रहे थे। अचानक से पुलिस आती है और इनको उठा लेती है। उठाने के बाद 10 दिन तक इनको टॉर्चर किया जाता है। इनकी उंगलियों को ऐसे तोड़ दिया गया था, एक एक करके नाखून उखाड़ दिए गए थे। इतनी पिटाई की गई थी इनकी कि इन्होंने पुलिस वाले से कहा कि मार क्यों नहीं डालते हो, इतना क्यों पीट रहे हो? क्योंकि पुलिस वाले जबरदस्ती कोई सबूत प्लांट कर रहे थे और इनसे कह रहे थे कि आप हां बोल दो उसके लिए। अमित भाई ने बिल्कुल हां नहीं बोला, सारे दुख दर्द सहे। लगभग 3 साल इन्होंने जेल में बिताए। उसके बाद जब ये बाहर आए हैं तो इन्होंने निर्णय लिया कि मैं कुछ भी करके इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा, इस सत्ता के खिलाफ लड़ूंगा, जिसमें एक साधारण युवक की जो 18 वर्ष का मुश्किल से हुआ था, उसकी पिटाई कर दी गई। इन्होंने हथियार नहीं उठाए। कई बार आप सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर के पिटाई हो गई, हथियार उठा लिए। नहीं, इन्होंने कलम उठाई, वकील बने और अपना केस लड़ा। और अभी अभी जिस केस, जो फर्जी केस में इनको फंसाया गया था, उसमें से छूट गए। अमित भाई की कहानी सुनते सुनते कई बार मेरी आंखें नम हो गई, उनकी भी आंखें नम हो गई। आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अलाउड नहीं है कानून में, क्योंकि मुझे भी 24 अक्टूबर को उठाया गया था और मेरी अरेस्टिंग दिखाई उन्होंने 3 नवंबर को अरेस्ट किया, 4 नवंबर को जेल भेज दिया। बीच के दिन उन्होंने गायब कर दिए। नियम ये 24 अक्टूबर से बीच का जो आप पुलिस थाने में थे उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं भी। तो बाकी 3 नवंबर को मेरी मुठभेड़ दिखाई, एक फर्जी केस बनाया कि वहां से गाड़ी जा रही थी, एक के गन्ने से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, पुलिस टीम को देख कर हम इतना फायर झोंक दिया, हमारी जान बाल बाल बची। एक फर्जी मुठभेड़ 307 मेरे पे लगा के अरेस्टिंग दिखा दी और मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया। ये स्टोरी दिखाई गई। लेकिन हालात उसके विपरीत होते हैं। पहले आदमी को उठा लिया जाता है, जो रिकॉर्ड में नहीं दिया जाता। और वर्दी में मैं मानता हूँ पुलिस विभाग की, आज पुलिस को हम सम्मान की नजरिए से, दोनों ही पहलू होते हैं पुलिस के। मैंने मानवीय दृष्टिकोण में देखा कोविड के टाइम पे कि पुलिस वालों ने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी और इस समाज की, देश की बहुत रक्षा करी। लेकिन वर्दी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल निरंकुश बन जाते हैं और वर्दी के अंदर अपना आपको ये सोचते हैं कि तुम्हें तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। जो अमानवीय उनका चेहरा होता है वे दिखाते हैं। तो ऐसा भी होता है, दोनों ही रूप होते हैं पुलिस के। तो आपके साथ मैंने सुना है कि पुलिस स्टेशन में बहुत पिटाई हुई, बहुत ज्यादा है, सारी यादें पार हुई। कुछ चीजें ऐसी जो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, वो भी यादें पार हुई। नहीं, वो तो मुझे पता है, उनके टॉर्चर के तरीकों का रिसर्च करा है मैंने। पर मुझे एक बात बताइए कि आपसे उगलवाना क्या था कि बोल दे मैंने मारा है? राइफल कहाँ है? अच्छा, राइफल उन्हें तो पता होगा जिसने लुट्टी हो। हाँ। मेरा क्या मतलब राइफल का? मेरी किशन पाल जैसे जो मृतक कांस्टेबल है, उनसे कोई रंजिश नहीं, मैंने जानता था।
मेरी परिवार में कोई रंजिश नहीं, मेरी उस गांव में कोई रंजिश नहीं। कितना होता है 18.5 साल, आंख नहीं खुली थी मेरी। जेल मूछे मेरे हल्की हल्की जेल में आई है। 18 से 21 साल का मैं जेल में हुआ। सेना में जाने वाला था 15 दिन बाद। एनसीसी में सी प्रमाण पत्र मैंने प्राप्त किया था। और कुछ ही बाद आप किसी सपने को बचपन से लेकर जीते हो और वो सपना आपका इतने करीब आकर टूट जाए तो आप समझ सकते हो, टूटे सपने के साथ, टूटे हुए शरीर के साथ मैं जेल में गया। मुझे वो समझाइए कि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आई कि एक दिन बदला लूंगा, इन सालों से मैं बहुत हो गया? बदला नहीं, मेरे मन में कभी बदले की नहीं आई। मैं तो अपना आदर्श गांधी जी को मानता हूँ और अपने व्यवहार में जीता भी हूँ। गांधी जी को सिर्फ मानता ही नहीं, मैं अपने व्यवहार में जीता हूँ। मैंने उनसे बदला नहीं लिया। मैंने अपना आप को ऐसा बदल के दिखा दिया कि जो लोग मुझे अपराधी बनाना चाहते थे निर्दोष होकर, समाज में मुझे कलंकित की भावना से जो देखते थे, मैंने खुद जब हथकड़ी लगी उन हाथों में, मैं उसी दिन संकल्प ले लिया था कि आज इस अदालत में, इस मुजफ्फरनगर में मेरा हथकड़ी लग रही है तो इसी अदालत में मुझे सम्मान पाना और अपने आप को निर्दोष साबित करना। मुझे कलंकित जीवन में जीना ही नहीं। कभी ये थॉट्स नहीं आ कि मैं सुसाइड कर लूँ, कभी ये थॉट्स नहीं आ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तारीख पे कैसे जाऊँगा। वो जो आर्थिक और मानसिक पीड़ा का सफ़र था, बस मैं वे तमाम एक रात पहले जागता था, जब वो सारी टेंशन लेकर जब उस मेरठ से मुजफ्फरनगर की दूरी तय होती थी वो बस के ऐसे लगा के, तो मुझे पता कि वो कितनी पीड़ा होती थी। और उससे पहले कुछ भी हो, एक टारगेट 500 के नोट का रहता था कि उस दिन मुझे जाना है, 500 का नोट कौन से दोस्त से लेना है। ऐसा कोई दोस्त नहीं जिससे मैं 500 का नोट ना लिया हो। मेरे सारे दोस्त एजुकेटेड लोग हैं, मेरा फ्रेंड सर्किल काफ़ी एजुकेटेड है। कोई यदि यूपी में कोई मजिस्ट्रेट है, कोई पीसीएस अधिकारी है, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, काफ़ी मेरा अच्छा फ्रेंड सर्किल है। तो सभी दोस्तों ने मेरे सहयोग की आहुति करी और समय समय पर भी मुझे वो जो तारीख का पीरियड रहा उसे सींचने के लिए 500 का नोट देते रहे। और जब उस बीच की तारीख मिलती थी, मैं वो 500 का नोट लौटाता था उनका छोटा मोटा काम करके। फिर जब वो तारीख आती थी, फिर मैं 500 का नोट दूसरे दोस्त से लेता था। तो मेरी जिंदगी तो एक दिहाड़ी मजदूर की तरह बीतती। लेकिन मन नहीं टूटा कि मैं गलत आदमी के साथ लूँ या मैं गलत रास्ते पर भटकूँ। बस ये था कि इस सफर पे अपना चलते रहना और एक दिन मुझे जीत मिलेगी इस पर। भगवान कहते हैं ना, भगवान भी कोई चीज हो, जो आदमी अपनी मदद खुद नहीं कर देगा तो भगवान मदद क्यों करेगा। मेरे मन में चाह थी अपने आप को निर्दोष साबित करने की। मेरा शरीर टूटा, मेरे सपने टूटे, लेकिन मेरा मन बिल्कुल कभी नहीं टूटा कि मैं इस चीज को फेस नहीं कर पाऊँ। मैं 12 साल बाद यदि आज बोल रहा हूँ, मैं इस दिन के लिए जिया। मैं इस चीज की जो कल्पना करता था मन में कि एक दिन माननीय न्यायालय का फैसला आएगा और ईश्वर मेरे साथ इंसाफ करेगा, और वो मेरे साथ इंसाफ हुआ। 18.5 साल की उम्र में जब एक बच्चे के जिंदगी में परिवार का अभाव हो, खुद समझने वाला भी खुद और समझाने वाला भी खुद हो, परिवार का पीछे कोई ना हो, माँ बाप आशीर्वाद दे सकते थे लेकिन गांव के और कुछ आसपास के लोग जब जो आसपास ताना देते थे, गांव भी नहीं, मैं गांव नहीं जाता था। विडंबना देखिए कि मेरे पे एलिगेशन इस केस का लगा, न्यायालय का फैसला आने नहीं दिया और मुझे एक ऐसा खूंखार अपराधी समाज में पेश कर दिया। जब मैं गांव भी जाता था तो मेरे पिता से बड़ी उम्र के लोग मुझे नमस्ते करते थे। एक दिन मैंने टोक दिया कुछ आदमी, भैया आप मुझे नमस्ते क्यों करे जब मैं जेल से आया। तो उन्होंने कहा कि बोले, उन पर जवाब नहीं था कुछ। मैंने कहा आप मुझे बाहर देखना अच्छा नहीं लग रहा आपको, आप मुझे क्या साबित करना चाहो नमस्ते करके। तो तब उन्होंने अपनी आदत में सुधार किया और मैं फिर वहाँ पे जो चीज़ें जैसे गांव में जाता था, उन्हें वे कभी मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, कभी मेरी शिक्षा के बारे में पूछते थे, वे सिर्फ एक बात पूछते थे, वहाँ से कब आया। तो वो चीज़ें मुझे बहुत मतलब परेशान करती थी। तो मुझे एक और समझाइए कि गांव के लोगों का, आपके माँ बाप का बहिष्कार क्यों किया उन लोगों ने? बहिष्कार नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से बहुत उत्पीड़न उन्हें सहा है, जिसके बेटे पे, जिसके पिता की काफी समाज में इज्जत हो और ऐसा आरोप लगे, और वो आरोप लगे जिसका उससे कुछ वास्ता ही ना हो। तो वो एक बात है कि जब बात बिगड़ जाए तो क्या क्या कहती है दुनिया, और जब बात बन जाए तो क्या क्या नहीं कहती है दुनिया। इन दोनों के बीच मेरे पिता की जिंदगी रही। जब मेरी बात बिगड़ी, झूठा एलिगेशन लगा, तो दुनिया ने पता नहीं क्या क्या कहा। अब मैं माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया, तो अब वही लोग हैं जो आज मेरे पिता से कभी जो मेरा नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज मेरे पिता से नंबर मांग रहे हैं मेरा। तो ये ऐसा नहीं कि कोर्ट पैर के मैं बैठा हूँ, ये मुझे समाज ने गिफ्ट कर दिया, इसे मैंने जबरदस्ती अपने ले लाया, और सिर्फ वो शिक्षा वो रास्ता थी जिसने मुझे वापस ये सम्मान दिलाया। बाकी कुछ नहीं था मेरे पास करने के लिए। टूटा हुआ शरीर था, टूटे हुए सपने थे, अपने आप को समेट के मन बिल्कुल जो है एकाग्र करके मैं इस रास्ते पे बढ़ा। और जिस आदमी ने मौत को बहुत बहुत जो करीब से देखा हो, जिसकी जिंदगी में कोई आस ही ना रही हो, मैं कहता हूँ कि नाउम्मीद जिंदगी को
जब उम्मीदों का पंख लगता है तो शून्य से शिखर पर चलने में कहाँ डर लगता है। मेरी जिंदगी तो शून्य थी, ना उम्मीद थी, मैं तो आगे बढ़ा इस संकल्प के साथ। एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि शरीर आपका टूट गया था, इस जो पुलिस वालों ने जो भी आपके साथ अमानवीय पिटाई करी थी उससे, मुझे एक बात बताइए कि ये जो पिटाई विटाई होती है जेल में, इसके खिलाफ कुछ कर सकता है इंसान? की मतलब ये जो पिटाई हुई है, या क्योंकि बहुत लोगों से सुन चुका मैं कि बिना मतलब पुलिस बहुत मार रही थी मुझे। पुलिस आदमी 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 तब करेगा ना जब उसके पास कोई सबूत होगा। वे तो अरेस्टिंग ऐसे दिखा दे कि हमने तो कल पकड़ा। वे कभी आपने सुना कि बैक डेट में भी दिखा दे कि हमने इतने दिन से उठा रखा था। आज जेल में जितनी आज तक मृत्यु होती है वे सारी हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ता है, क्योंकि हालात तो विपरीत रहते हैं। दम अंदर ही तोड़ चुका होता है। जब रिपोर्ट बनती है कि रास्ते में रात को इसके पेट में दर्द हुआ, इसे तत्काल हॉस्पिटल रेफर किया, रास्ते में ले जाते हुए इसने दम तोड़ दिया। तो जेल में तो आंकड़ों में भी आप देखना बहुत कम मृत्यु दिखाई जाएगी। तो जितने लोग सब मिले हुए हैं, मजिस्ट्रेट के पास भी जाना, क्योंकि नियम तो है, सारे नियम कानून सारे। वे अरेस्टिंग पोस्टमार्टम में नहीं होता क्या? होता क्या है? मतलब सब मिले हुए हैं, सबके सब दूसरे को बचाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सब मिले हुए। सब अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। जब मैं खासतौर पर पुलिस के बारे में कहूँगा, पुलिस जैसे कोई भी घटना होती है, आदमी वो पहले से उठाए रखे, लेकिन उसकी जो गिरफ्तारी दिखावे वो एक बिल्कुल ऐसा रूपांतरण उसे देते हैं कि वो हालात के विपरीत कर देते हैं। गिरफ्तारी दिखाना, उस पर वो एक एक्स्ट्रा केस लगा देना पुलिस मुठभेड़ का। तो ये चीज़ें जब वे स्टोरी में ये दिखाएंगे कि हमने तो कल अरेस्ट किया और आज 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय के सामने पेश कर दिया, तो फिर टॉर्चर कहाँ हुआ? अच्छा, आपका जैसे होता है ना, आपको तो इस बात का भी डर लगेगा कि भाई कि जज के सामने ये बोलूं कि मेरे को 7 दिन से मार रहे हैं, कि नहीं बोलूं? क्योंकि वो डर है ना कि अभी मैंने बोल दिया तो चला एनकाउंटर ही कर दिया उठा के, क्योंकि जिस तरह की धाराएं आप पे लगाई गई थी उस धारा में तो एनकाउंटर भी कर दो। और आजकल तो यूपी में मतलब महान ही चल रहा है जो चल रहा है वो। टाइम पे नहीं बोल पाया मैं कुछ भी। मैंने कहा ना, मैं 12 साल तक खामोश रहा, दिल में एक समुंदर उमड़ता रहा तमाम सवालों का। मैं बोला उस टाइम पे जब मैं इस केस पे मेहनत करता रहा और माननीय न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया। उस टाइम पे मेरे पास सबूत क्या था कि मैं माननीय न्यायालय के सामने ये कहता कि भाई उन्होंने मेरे साथ ये किया। आज मैं अपनी बात बता तो रहा हूँ ना बेबाक तरीके से, बिल्कुल निडर होकर। मैंने तो मौत को करीब से देखा। कब हुआ था मौत वाली बात? मौत वाली बात है, मैं 24 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। 4 नवंबर के बीच तक मुझे टॉर्चर दिया गया। तो जब मैं इस पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, ये उंगली आज भी मेरी टूटी हुई है। आप गैप देख रहे होगे इस उंगली में। सारी उंगली पीछे मिला दी गई थी। कानों पर करंट लगाया गया था। नाक में को आधी बाल्टी सिरप का पानी उतार दिया था। पैर मेरे पीटे जा रहे थे, पैर ऐसे खोल दिए थे। कोई टॉर्चर ऐसे नहीं बचा था जो मेरे साथ न हुआ। जब पीछे पे मेरे बैक साइड में खाल नहीं थी, खून मांस से लथपथ हो गई थी पैंट, और जब उस फरस पे खून से लथपथ आदमी 18.5 साल का बच्चा जो पड़ा हो, जिसका शरीर वो पीड़ा महसूस कर रहा हो कि किस दर्द से वो बिलख रहा, और वो हाथ जोड़ कर ये कह रहा हो कि साहब आप मुझे गोली मार दो, तो वो कोई आम शब्द नहीं थे। आजकल के बच्चे कहते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन सच्चाई वास्तविकता है कि इंसान सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता है। अगर मेरे सर के साथ वो, मेरे शरीर के साथ वो जिबह हो रही थी, वो जाजती हो रही थी, हमारा कोई कितना भी सगा संबंधी कैसा भी हो, वो पीड़ा सिर्फ मैं महसूस कर सकता था, दूसरा सुन सकता था, क्योंकि वो मेरे ऊपर बीत रही थी। आज मैं आपके सामने बोल रहा, दूसरे के लिए वो स्टोरी हो सकती है, मेरे लिए वो मेरा संघर्ष है। इन संघर्ष में कितनी बार मेरी आंख में आंसू आए होंगे, कितनी बार रोया हूँ मैं, कितनी बार खुद को समझाया होगा, कितनी बार आप अपने सपनों को समेट कर मैं आगे बढ़ाऊँ मैं। इसी बीच में मेरी जिंदगी बीतती। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पता ही नहीं राइफल कहाँ है, तो कितना भी पीटो में कहाँ बता दूं राइफल कहाँ है? देखो, जो उस बीच में 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मैं पिटा लगातार। हाँ। एक ही जवाब था मेरे पास, मुझे तो नहीं पता। उस गांव से पूछो ना जिसने घटना करी, उस गांव से पूछो ना। मुझे पता हो तो बंदा झूठ भी बोले तो कहाँ बोले जाएगा, नहीं मिलेगी वहां पे। उस गांव में रिश्तेदारी थी, और जिनके यहाँ मेरी रिश्तेदारी थी वे लोग उठाए गए थे। अब वे लोग जानते हैं वे इस घटना में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, या उनकी आत्म जानते हो किस रूप से उस बदमाश की मदद करते थे। मेरा इतना दोस्त था कि मेरी उस गांव में रिश्तेदारी होगी। हाँ, इतना जरूर मुझे इस घटना से सीख मिला कि गलत गांव में रिश्तेदारी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीजें हुई। फिर बाद में जब इस केस में मैं एनसीसी में सी प्रमाण पत्र था, सेना में जाने का सपना, जेल चला गया, लोगों ने उपास बना, बाहर आया तो जिंदगी का असली संघर्ष शुरू हुआ। और गुड़गांव में मैं रहा, आपको जानकारी भी होगी। जी। अजय चौधरी बार के अध्यक्ष है, वंदना मैडम है, उन लोगों ने मुझे आसरा दिया 3000 रुपये की। मैं एक असिस्टेंट मुंशी के तौर पर उनके साथ कार्य किया।
मेरा काम नहीं चलता था उन पैसों में। एक संदीप जी मेरे साथी रहते थे गुड़गांव में, उन्होंने आसरा दिया, लेकिन दया का पात्र या मेरी हालात परिस्थिति पर उन्होंने दया करके एक आके अमित से पैसे नहीं लेने के, लेकिन फिर भी मैं 1000 रुपये रूम के देता था, बचे 2000 रुपये, उसमें मैं खा लूँ पी लूँ क्या और करूं? तो अभी की बात है जबकि ये मतलब ऐसा नहीं कि भैया 1980 की बात कर रहे हैं, ये अभी की बात है। 2014 की और 22 नवंबर 2015 के बीच की बात है। तो ये चीजें हुई। फिर शाम को गुड़गांव गांव में एक बाजार बढ़ता है, वहां पे मैं कैलेंडर बेचता था। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है सुरेंद्र शर्मा जी, उनके घर के बाहर। ये करीब 10-12 महीने तक ऐसा जो है चलता रहा। मुझे वहां पे खाना भी एक ही टाइम मिला गुड़गांव में। मैं धार्मिक आयोजन होते थे, अखबार देखता था कि मुझे खाना, लाइन में लग के खाना खाता था रोड पे। 100 रुपए की जर्सी पहनता था, 100 रुपए की जर्सी में मेरी जो है ठंड नहीं रुकती थी। मैंने 2 जर्सी खरीदी थी, एक पीले रंग की एक हरे रंग की। और जब गुड़गांव में कोर्ट में जाता था, जर्सी में मेरी सर्दी नहीं रुकती थी, तो उस चैम्बर के बाहर जो वकील लोग हाथ सेकते रहते थे, सबसे ज्यादा मैं हाथ सेकता था। मेरी हालत वो थी। तो मैं तो कभी जिंदगी में बिल्कुल, एक तो कहते हैं शून्य से उठना, मैं तो माइनस से उठा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे जो बार अध्यक्ष जिनके नाम लिया आप लोगों ने, आपने नाम लिए हैं, उन्होंने बेसिक सैलरी क्यों नहीं दी आपको? देखो मैं, आप उनके एहसानमंद हो, मैंने एक वीडियो देखा आपके, तो बहुत एहसानमंद। देखो मैं पर एज अ बिजनेसमैन मैं जब देखता हूँ तो उन्होंने बुरे वक्त में मुझे आसरा दिया। उन्होंने पूछा था कितने पैसे लोगे, मैंने कहा साहब आप जो दे दो। और फिर कोई आदमी पैसे उस हिसाब से तो देगा ना जिस हिसाब का काम होगा। उस टाइम पे मुझे इतनी भी तो जानकारी नहीं थी, मेरे पे जान बचाने की आफत आ रही थी, अपने आप को एक अच्छी राह पे ले जाने का मेरे सामने संघर्ष था, अच्छे लोगों की मुझे तलाश थी। तो पैसे को मैंने प्राथमिकता नहीं रखा उस टाइम पे। मैं तो अच्छे लोग प्राथमिकता में रखा, और पैसे के पीछे मैं कभी भागा भी नहीं। मैं तो आदमी कमाए और अच्छे, इस हर ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अहंकार भी नहीं इस बात का करता कि मैंने आदमी कमाए। ये सब ईश्वर का वरदान है कि इतनी बुरी परिस्थिति में उसने मुझे अच्छे लोग दिए। भगवान का ही मैं इसमें धन्यवाद करूं कि उसने मेरा जो माइंड है, मेरा जो मुझे जो चलाने वाला, संचालित करने वाला ईश्वर है, उसने मुझे अपराध की ओर नहीं मोड़ा। इतनी पिटाई, क्योंकि नॉर्मल बड़ी बात नहीं ये है। कोई आम ट्रेन। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सज्जाद लोन का नाम सुना होगा आपने, कश्मीर का है, और ये जो यासीन मलिक है, जितनी पिटाई अपनी ये बता रहे हैं, इससे मतलब जितनी पिटाई बता रहे हैं उससे बहुत कम पिटाई यासीन मलिक की हुई है, और वो इतना बड़ा आतंकवादी बन गया। मैं बता रहा हूं आपको, यासीन मलिक को मैंने डिटेल में पढ़ा है। उसको 2 दिन जेल में उल्टा लटका के मारा गया है, बस कोई उंगली नहीं तोड़ी गई उसकी 2 दिन की। सज्जाद लोन साथ में था, सज्जाद लोन ने बताया कि यासीन मलिक और हम एक ही जेल में थे, 2 दिन मारा गया हमको। सज्जाद लोन पॉलिटिशियन बन गया, यासीन आतंकवादी बन गया। तो ये वही वाली बात है, आतंकवादी तो आप भी बन सकते थे। मेरी वो राह नहीं थी सर, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे परिवार की राह नहीं थी। मैं कलंकित माहौल में जीना नहीं चाहता था। मैंने तो कलम चलाने का फैसला लिया, बंदूक नहीं चलाई मैंने। और ये जो माथे पे जो बेदाग, मेरा जो ये जो कलम, अभी पिछले साल आया आपका फाइनल जो डिसीजन है, 27 सितंबर 2023 को माननीय न्यायालय का फैसला। कैसा लगा आपको जो फैसला? मुझे जब फैसला आया, ये मानो कि जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ हो, और मेरी आंखों से आंसू आ गए। ऐसा लगा कि जैसे आज वे मेरी आंखों के सामने तमाम चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, जिन्होंने इस यात्रा में मेरा सहयोग किया। किसी न किसी रूप पे अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, बहुत लोगों का इस चीज में सहयोग रहा, और मैं सबका ही शुक्रगुजार हूँ कि बहुत मेरे दोस्तों का इस यात्रा में, वो बताया मैं 500 रुपये का जो था, मेरे भाई ने भी LLB के दौरान मदद करी। और जब परिवार की कमी महसूस होती थी, मैंने जो खुद की एक कोट एक जो लाइन भी लिखी थी कि मैं अनाथ हूँ और मैं गुजरा हुआ हालात हूँ, महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और माननीय न्यायालय ने मुझे महकने का मौका दिया, और दूसरे जन्म में मैं हर वो अच्छा कार्य करना चाहता हूँ जिसमें बुलंदी तक मैं जा सकूं। कोई ऐसा कार्य नहीं होगा लेकिन जो किसी की आत्मा दुखा के जाएगा। इस समाज में मेरे अच्छे कार्यों की आप खुशबू देखना कि वो दूर तक जाएगी, वो कम जाएगी। मैंने मरणोपरांत अपनी एम्स में आंखें भी दान की हुई है, और सुभारती का जो ब्लड बैंक है वहाँ पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मैं इतनी चीज होने के बावजूद भी, इतनी चीज फेस करने के बावजूद भी मैं निगेटिव रहा। मैं तो लोगों की दुआएं ली और लोगों की मदद करी, और उनकी दुआओं की बदौलत ही मेरी जिंदगी में जो रंगहीन मेरी जिंदगी थी उसमें रंग भरा गया। और मैं अपने सपनों को अब जो एक नई जिंदगी लेकर पैदा हुआ, मैं जिंदगी में ऐसे नहीं कि मैं अपने लिए जीऊंगा, मैं औरों के लिए जीऊंगा, औरों की पीड़ा के साथ जीऊंगा। अपनी पीड़ा तो मैंने देखी, अब तो औरों की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा बनाना। जिन पुलिस वालों ने पीटा था, कोई मुलाकात हुई उनसे? आईओ साहब से हुई, बाकी और किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना ही मेरी उनसे कोई बदले की भावना है। नहीं, जैसे कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब कभी ऐसे मुलाकात? काफी रेस्पेक्ट से बात भी हुई, वो उनके सामने वे जाने की क्या परिस्थिति रही, उनकी क्या शर्म नहीं है उन क्या लोगों को थोड़ी सी? वे खुद महसूस करेंगे इस चीज को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मेरी ऐसी नेचर नहीं है कि मैं किसी से नाराज हूँ या किसी से बदला लूं।
मैं तो अपने आप को बदल लिया, मैं तो गांधी जी को अपना आदर्श मानता हूँ। और सिर्फ आदर्श नहीं मानता, अपने व्यवहार में जीता भी हूँ। आप जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी से भी जानकारी लोगे, मेरे रूममेट भी अभी मजिस्ट्रेट बने यूपी में, नाम तो नहीं मैं उनका लेना चाहूंगा। नहीं काफी सारे फ्रेंड सर्कल में मेरे सारे जो तमाम साथी मेरे प्रशासनिक पोस्ट पे है। तो मेरी, आप सोचो कि जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कोई किसी को बैठाना पसंद नहीं करता। मैं शायद वो पहला व्यक्ति आपको नजर आऊंगा कि जिसके बाद इस लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और उनके प्यार आशीर्वाद की बदौलत मैं इस चीज को फेस करता रहा। जब कितनी होली दिवाली ऐसी रही होगी जो मैं अपने गांव नहीं जा पाया, कि मैं उन लोगों के बीच में होली दिवाली मनाई, कितना मैं अकेलापन फील करता था उम्मा, कि वो है ना कि किसी ऐसे वैसे के सामने अपने दिल का राज ना खोलिए, बड़े अगर दिल पर बोझ तो अकेले में जाकर रोइए। वो हालत मेरी रही। मैंने कभी अपने दिल की बात भी नहीं की किसी से। बस किसी को ये नहीं पता था कि हंसते हुए चेहरे के पीछे दर्द बहुत है। लोग कहते थे यार अमित तो कितना खुश है, वे मेरे इस पहलू के बारे में जानते थे कि अमित कितना परेशान है। बहुत से लोगों को जब जानकारी हुई तो वे आश्चर्यचकित थे कि अमित तुम कितने परेशान रहे। लोगों ने प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, उनकी बदौलत यहाँ बैठा हूँ आज। मुझे एक बात बताइए, जैसे जेल में जो आदमी 2-3 साल, आपने शायद 862 दिन जेल में बिताए। 2 साल 4 महीने 16 दिन 16 दिन 862 दिन आपके बिताए। तो 862 दिन में शरीर का हाल खराब हो जाता है बिल्कुल। 70 किलो वजन में से हम्म 45 किलो वजन बचा हो तो आप शरीर का हाल समझ सकते हो। अच्छा, शायद और कुछ क्या टाइम- ऐसा होता है कि शरीर इतना कमजोर हो जाता है? क्या क्या होता है जेल में, मैं समझना चाहूंगा दर्शकों को बताने के लिए। मानसिक जो क्योंकि बहुत सारे लोग ना अचानक से जोश में बहुत रैलियों में जाते हैं और अचानक से बहुत जलवे, जो ये 18-20 साल के बच्चे हैं ना, उनको बहुत हीरो बनने का मन करता है। मैं आप बताइए कि इतना आसान नहीं है जेल में रहना। जेल आदमी को दो ही रास्ते सिखाती है। तो जेल से आदमी महान बन के आता है। आप देखो जितने भी आपने इतिहास पढ़ा होगा, जेल तो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी गए, इमरजेंसी के दौरान काफी लोग जेल गए। लेकिन जिन पर लोग हंसते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो मेरे पे तो दुनिया सी है। तो मैं ये नहीं कि मैं कुछ कलंकित जीवन में मुझे इतिहास रचना था। मैं तो एक मैसेज देना लोगों को चाहता था कि आप वापसी बुरी से बुरी परिस्थिति से कर सको। ये मत समझो कि बुरा समय आया और आप उससे गिर गए। अगर आपने सोच लिया कि ये मेरे साथ गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप गलत फंसे हो, आपके मन में उसके निकलने का जज्बा है, आपके दिल में अगर वो अगर वो दिल में आग नहीं जलती उससे बाहर निकलने की, तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप अब उसी रास्ते पर दौड़ो जो आपके दिल में लो जल रही है, तो बाहर निश्चित रूप से आप निकलोगे। तो मेरे मन में तो एक लो थी कि मुझे इस चीज को फेस भी करना है, बाहर भी निकलना है, और इस केस के चलते चलते मुझे पढ़ाई भी करनी है, और अपनी जो आर्थिक तंगी थी वो भी समेटना है। सब कुछ इसी के चलते हुआ। अब कहते हैं कि मैं टेंशन की उस हद तक पार तक गया कि अब मुझे टेंशन ही नहीं होती। मैं टेंशन की लास्ट स्टेज तक गया कि टेंशन होती क्या है। जैसे मैं जेल से बाहर आके, और मेरी LLM के दौरान मैंने जेल पे रिसर्च करी, तो मैं टेंशन लेकर खूब देख लिया, जाग कर भी देख लिया, रोक कर भी देख लिया, कुछ नहीं होता। मुसीबत को बस फेस करो तो टेंशन कम होगी। आप भाग नहीं सकते मुसीबत से, टेंशन लेकर उसे फेस ही करना पड़ेगा। और फेस करोगे तो आप मजबूत बनोगे। मजबूत बनोगे तो आपको जो चीज आपने सोच रखी हो आपकी पूरी होगी, जो आपके अंदर जुनून होगा। तो जेल के अंदर, जैसे पहले तो जब आप खुद थे जेल के अंदर और आपने डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगा, जेल में सोच लिया था मैंने कि मैं बाहर जाके अब ये बनूंगा। हाँ, तो जो वहां पे और भी ऐसे कैदी थे जिनको, जैसे एक तो कुछ कहते, देखो जेल के अंदर कोई कैदी नहीं कहता मैं मर्डर करके आऊं, सब कहते हैं मैं इनोसेंट हूं। एक तो बड़ा सही, जेल में जाओगे आप, आपको 98% लोग बोलेंगे कि जब मैं सही हूं गलत हूं आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। 98% बोलते हैं मैं इनोसेंट हूं। लेकिन आपको कुछ लोग जरूर मिले होंगे जो आपको लगता होगा जेन्युइनली इनोसेंट है यार ये। बिल्कुल मिले, बहुत सारे ऐसे लोग मिले। जैसे एक हमारे यहाँ क्या होता है, घटना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं जो, उन्हें भी मालूम रहता है घटना किसने की, लेकिन 8 या 9 आदमी के नाम लिखवा दिए। घटना करने वाले 2 थे, तो वे उन्हें दूर दूर वो बदले भी ले लिए, ठीक पूरा ना, सेटल ठीक है। कर लिया। हाँ। तो गांव की रंजिश में क्या होता है कि एक घटना करता है, 8-7 के नाम लिखवा दिए जाते हैं। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन इस कदर से होती है कि जो भी निर्दोष लोग भी होते हैं वे उस घटना का पूरा रोल उनका दिखाते जाता है। और न्यायालय में फैक्ट के ऊपर जहाँ तो वहाँ तो फाइल देखी जाएगी, कागज देखे जाएगी। तो ये चीजें होती है। निर्दोष भी देखे, निर्दोष आदमी बहुत फेस करते हैं। जो असली क्रिमिनल होगा वो जेल बहुत कम जाएगा। हाँ, ये और है। अगर जाएगा तो उसे सारे रास्ते पता होंगे। हम जैसे जो निर्दोष लोग जाते हैं तो एक बार निकलना ही मुश्किल हो जाता है। आधे ऐसे भी देखे कि मैंने जो पेशेवर मुजरिम थे जाते थे, और उनका आना जाना इस तरह था जेल में जैसे भी बस की सवारी करते हो। तो ऐसे भी देखे मैंने। गांव का माहौल बताइए कि आप इनोसेंट थे और आपके पिता का ऑलमोस्ट बहिष्कार टाइप का किया गया,
लेकिन जो जेन्युइन बड़े क्रिमिनल हैं उनके घर में तो बड़ी इज्जत करते हैं गांव वाले, सारे गांव वाले हाजिरी देने पहुंच जाते हैं, और भाई साहब क्या हाल है। ये सोच क्या है लोगों की? देखो, मैं अपने 30 साल की एज में ये महसूस कर पाया, खास तौर पे हमें जब आप बचपन से रहते हो और आप नई उम्र में प्रवेश करते हो, आपको ये मालूम भी नहीं रहता कि आपके बारे में आपके आस पड़ोस में कौन क्या सोच रहा है, आपके बारे में कौन किस तरह का घात लगाए बैठा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है। दिखावटी आपको प्यार नजर आएगा, लेकिन अंदर एक षड्यंत्र उनके मन में नजर आएगा। तो आपके आसपास आपको पता नहीं रहता क्या आपके चल रहा है, और लेकिन जब ऐसी झूठी घटनाओं में आपका नाम आ जाए तो उस व्यक्ति को तो जो आपके आसपास रहता है कुछ करने की आवश्यकता ही सही नहीं, बात उसके तो मन की बात पूरी होगी। तो गाँव में क्या होता है कि आजकल भी जो आसपास के लोग, जिसका भी लड़का कामयाब होने उस पर आता है या कुछ भी वो करना चाहता है, बचपन में तो वो उनका प्यार रहता है, जब वो बच्चा बड़ा होने लगे तो वो अपने सपनों में जीने लगे तो उनका प्यार ईर्ष्या में तब्दील हो सही जाए, बात। और जब ईर्ष्या में तब्दील हो जाए तो उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ जाओ कि वे उस ईर्ष्या में खुद ही जलने लगे। जब वे खुद जलने लगे तो वे कोई ना कोई किसी के साथ कदम ऐसा उठावे कि या तो वे खुद जल जाते हैं, सामने वाले का नुकसान कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है कि जो ईर्ष्या का भी शिकार हो जाते हैं, रंजिश का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके मन में एक सही सोच है और आपके मन में एक तर्क शक्ति है पहचानने की कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, तो आप उस चीज़ से निकल जाओगे। जब तक आप सब कुछ पता होने के बाद यदि आपको ये पता कि आदमी गलत है, आप तब भी उससे संपर्क रख रहे हैं, तो फिर उस आदमी की गलती नहीं, आपकी गलती है। नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी मिले उसे तुरंत छोड़ दो। उससे एक काम करना चाहिए कि दिल मिलो या ना मिलो, हाथ जरूर मिलना चाहिए, बस नमस्ते दोस्त से ठीक। मेरे एक दोस्त हैं जो भी पीसीएस ऑफिसर बने थे, तो जो पीसीएस ऑफिसर उनका रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, तो सबसे पहला उनको काम ये करना पड़ा कि उनके अपने बिल्कुल बगल वाले पड़ोसी ने उनके खिलाफ केसेस डाल रखे थे। सबसे पहले उनको वो केसेस हटवाने पड़े जाके कि भैया, और वही फर्जी केसेस डाले गए थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और कई लोग कहते हैं ना गांव में लोग बड़े भोले होते हैं, मुझे तो नहीं लगता, मेरा भी गांव है, मुझे पता है गांव कितने भोले होते हैं। व्यक्ति की एक खास बात होती है, हाँ हाँ, वो अपना हिसाब रखो या ना रखो, वो पड़ोसी का सारा हिसाब रखता है कि इसके कितने पैसे की फसल हुई, इसके लड़के को कितनी सैलरी मिलती है, या इसके लड़के का दिमाग क्या है, पूछते ही रहते हैं बार और बार। वो क्या बन सकता है। गांव में यदि कोई किसान है तो वो अपने खेत में कार्य कर रहा, तो ज्यादातर जो मैंने महसूस किया वेस्ट यूपी में, वे अपने से ज्यादा 2 घंटे में पूरे गांव का जिक्र कर दे। हाँ हाँ, शाम को अगर हुक्के पे कोई बात हो रही तो वे सारी चीजों पे चर्चा करते हैं। तो वो एक उनका रेडियो समाचार की तरह एक वो होता है रोज का। वो जैसे नहीं कि किसके पास कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है उसके बारे में, भाई आजकल तो खूब पैसे बना रहा है ये, कौन अगर कोई किसी कोई पुराना अमीर है, उसने कम पैसे कमाया, खत्म हो गया, इनके पास कुछ नहीं। अब गांव में ये चलता रहता है। वे परिस्थिति, वे गांव के भोले लोग भी होते हैं, तो जैसी वे परिस्थिति देखते हैं, जैसा वे सुनते हैं, तो ऐसा ही बोलने लगते हैं। तो राजा वो सुनता है जो दरबारी दिखाता है, मेरा जो मानना है। तो वे भी बेचारे भोले भाले लोग हैं, उन्होंने भी मेरे बारे में गलत पढ़ा अखबार में, तो वे गलत धारणा मेरे मन में बना बैठे। तो ये उनकी वो थी। लेकिन विडम्बना समाज की है कि वे न्यायालय के फैसले का इंतजार नहीं करते और अपना फैसला पहले ही सुना दे। और तो अगर कोई व्यक्ति सही राह पे आना भी चाहता है, गलत फंस गया हो, तो वे धकेलने का प्रयास भी करते हैं, उसे हीन भावना से देखते पर जो आप कह रहे हो न्यायालय का फैसला आने से पहले, ये तो हर केस में यही होता है। हाँ, यही होता है। आप देखो ना, न्यायालय के फैसले किस केस में आते हैं? केस से पहले मीडिया वाले बता देते हैं कौन क्रिमिनल है, कौन नहीं है। केस को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार बोला है कि भाई हमको निर्णय लेने दो, तुम्हारा टीवी देख के थोड़ा हम निर्णय लेंगे कौन क्रिमिनल है कौन क्या है, हम तो डिसाइड करेंगे। और कई बार उसमें सुप्रीम कोर्ट कई बार तो मतलब क्रिमिनल्स को भी छोड़ देता है क्योंकि सबूत नहीं होते उसके पास। देखो, मैंने क्या कहा, न्यायालय फैक्ट पर काम करेगा। न्यायालय की नजरों में तो सब व्यक्ति समान है, और जो व्यक्ति अगर किसी पे अपराध सिद्ध हो रहा, दोष सिद्ध हो रहा, तो वही तो क्रिमिनल है न्यायालय की दृष्टि में। तो इस बात को तो नहीं कह सकता मैं कि वो क्रिमिनल को न्यायालय छोड़ देती है। वो सारे तथ्य पहलू की जांच करके तब अपना फैसला सुनाती है। जैसे अभी ये जो मैं आपको आंकड़े दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 2019 में 3.28 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक मतलब जिनको वो करना है, क्या कहते हैं उसे, जिनके ऊपर केसेस हैं, और कह रहे हैं कन्विक्शन 50% ही होता है। तो अगर कन्विक्शन 50% ही होता है और 3.28 लाख, अब देखिए ये है, इतने सारे, मतलब इतने, मैं रिसर्च कर रहा था आपके आने से पहले, इतने सारे लोग हैं जिनके क्राइम केसेस
6 मार्च 2020 a court in Surat acquitted 127 men of the charges of terrorism. The acquitted freed 122 of them after 20 years. 127 लोग को पुलिस उठा लिया टेररिज्म के चार्ज में, और सूरत में याद है गुजरात में जो ब्लास्ट हुए थे 122 लोगों को 20 साल बाद निर्दोष घोषित कर दिया गया, और उसमें से 5 लोग जेल में ही मर गए बेचारे 20 साल में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि कभी पुलिस वाला रेस्ट्रिकेट नहीं होता, कोई एक्शन नहीं रहता। मुझे एक बात बताइए, जैसे आप वकील हैं, है ना, आप लगातार केस हारेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अच्छे वकील नहीं बनेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको केस नहीं आएंगे आपके पास, राइट। मैं आईएएस अधिकारी हूं, एक एग्जाम मैंने पास कर लिया है, बहुत मुश्किल था, मैं समझ सकता हूं, उसके बाद मेरे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है, मतलब मेरे ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मैं पूरी जिंदगी प्रमोशन मिलता रहेगा, सैलरी बढ़ती रहेगी। कहीं कोई नंबी नारायण का नाम सुना होगा आपने, जो इंडिया के साइंटिस्ट है जिनको पुलिस वालों ने पाकिस्तान का एजेंट बना दिया, और जो शायद आजमी जी का भी नाम सुना, जो एडवोकेट बने बाद में। अच्छा, तो उनके बारे में मैंने तो मैं सोचिए ना कि आप पुलिस वालों को, जो पुलिस वाले थे, जो डीआईजी था, वो बाद में चल के सीबीआई का डायरेक्टर बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गए लोग। एक्शन क्यों नहीं होता अधिकारियों के ऊपर इस देश में? कभी नहीं हुआ आज तक, क्यों नहीं हुआ? पॉलिटिशियन बेचारा जिम्मेदार है, हार जाता है वो, ये तो बैठे रहते हैं आराम से। ये इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, लोग आवाज उठाना भी नहीं चाहते, सच बताऊं तो। जब न्यायालय से मुझे भी बाइज्जत बरी किया गया, मैं भी निर्दोष था, आज जो आपके सामने बैठा हूं मैं, ये नहीं कि मुझे इसमें कुछ प्रसिद्ध होना तो था। आपने पुलिस वालों के ऊपर दोबारा केस नहीं डाला कि भाई इन्होंने दोषी फंसाने केस नहीं डाला, कुछ चीजें ऐसी हो कि भविष्य पे ही छोड़ी जाती है। अच्छा, तो अभी मैं उस बारे में कुछ नहीं आपसे कहूंगा इस विषय पे। अच्छा, हाँ। पर इस बात पे आप अग्री करते हो कि मतलब कुल मिला जुला के अधिकारियों के ऊपर या जो सिस्टम के ऊपर बैठे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता? मैन तो आईओ होता है केस में, आईओ को पूरी जानकारी रहती है कि इसका आईओ क्या फुल फॉर्म? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर, एक सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी जांच करता है, चाय पीछे। हाँ, तो उसकी आईओ की पूरी जिम्मेदारी होती है कि पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से अपनी जांच करे। ये तो अंतिम चीज है ना, ईमानदारी निष्पक्षता। ठीक है जी, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। काफी लोग, बीच की व्यवस्था ऐसी रहती है, काफी लोगों के नाम ऐड किए जाते हैं, काफी लोगों के उससे निकाल दिए जाते हैं। और इस बीच में आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस मेरे ही केस में एक संजय, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही, जो घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी थे, जिसे दिल्ली पुलिस के सीपी ने 50 से ज़्यादा मेडल दिए हो, जिसे 16 साल कोई चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच में रहा हो, उसने भी मेरे साथ इस केस में 12 साल सफ़र करा, और वो भी बाइज्जत बरी हो जाता है। अरे बाप रे। 12 साल तक इस केस में हम 2 ही ऐसे व्यक्ति थे, 17 इसमें आरोपी थे, बाकी तो 8वीं पास थे, या तो संजय जी 12वीं पास थे, या मेरी एलएलएम इस केस में हो चुकी थी। सबसे कम उम्र का मैं था, जो बाकी और अभियुक्त थे उन मेरे कितने थे, उनके बच्चे थे, सारे 1.5 उम्र के थे, और अशिक्षित लोग थे, 8वीं पास सारे। और दूसरी बात क्या थी कि वे कभी ये नहीं चाहते थे कि इस केस में फैसला आए। मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी थी, तो संजय के सामने उसकी नौकरी का कैरियर था। तो पुलिस वाला होने के बावजूद आईओ साहब को ये मालूम नहीं था कि आदमी पुलिस में, आईओ साहब को ये मालूम नहीं था कि घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी पे, बस जो मिला पता नहीं क्या उन्हें सवार था, लिखो नाम इसका। मुझे बात बताओ, जैसे लिख दिया आईओ ने, कोई करेक्शन वाला नहीं होता डिपार्टमेंट जो करेक्शन करे? भाई क्या है ये? भाई पुलिस विभाग का केस था, हम तो उस टाइम बच्चे थे, तो जो उसमें मेंशन हुआ वो चीज़ हमने फेस की, और फिर बाद में न्यायालय का फैसला आया और हमें बाइज्जत बरी किया। हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। वो ठीक, मैं कह रहा हूँ जैसे आपके खिलाफ 12 साल लग गए ना, क्या 12 साल में कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाए? भैया अरे नहीं यार, बच्चा है, इसको क्यों परेशान किया जा रहा है? वो जो ट्रायल है उसका एक हिस्सा होता है, वो प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होने की, न्यायालय का फैसला कैसा आएगा? एविडेंस होगी, और केस धीमी रफ्तार से था पहले, क्योंकि न्यायालय में भी काफी मामले, मेरा अकेले का मामला नहीं था, काफी मामले पेंडिंग रहते हैं, जिनकी माननीय न्यायालय में 4 करोड़ 75 लाख रोज का लगातार सुनवाई होती है। तो मुझे भी उसमें से एक दिन मिलता था, और मेरी प्रक्रिया को पूरी होने में 12 साल लग गए। 2019 में इस केस में डायरेक्शन आई हाई कोर्ट से। संजय जी जो इसमें दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही है, वे इस केस में डायरेक्शन लाए, और मैं 2019 में एआईबी का एग्जाम पास करके एलएलएम मैं करते हुए अपने केस में एक मजबूत जीरे पैरवी करने के साथ, एक एडवोकेट होने के नाते जो सूझबूझ तरीके से हर जतन में अपने केस में कर सकता था, वो मैंने किया। और हैरत की बात यह है कि आईओ साहब आते हैं, मैं कोर्ट में इसी हाल में जाता था, तो मेरे से आके पूछते हैं कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? आईओ साहब, जिस केस के जो आईओ थे, जिसने आपको फंसाया, ये वही थे जिसने नाम लिखा था। हाँ, तो मेरे से पूछते हैं किसकी तरफ से हो? मतलब मैं अपनी तरफ से हूँ।
मतलब उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि मैं अमित हूँ और मैं अच्छा, भूल गया था वो। मेरा नाम उस केस में। अच्छा, मतलब इतने लोगों को पिटाई करके भाई साहब आगे बढ़ गए थे कि वो भूल गए थे कि उस बच्चे को इतना पीटा है हमने। हाँ, तो लेकिन मैं तो नहीं बोला था। क्यों भूलेंगे भाई? हाँ। तो मेरे ऊपर तो बीती थी वो, उनके लिए मैं एक केस हो सकता हूँ, मेरी तो लाइफ खराब हुई थी। कई लोग बोलते हैं नथिंग पर्सनल। अरे भैया, मुझे बहुत मारा है आपने, कैसे पर्सनल नहीं होगा? लेकिन एक चीज रही कि मैं बताया था कि मैंने सोचा था कि अपने आप को इतना मजबूत करना है और इतना इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि लोगों को एक मैसेज भी देना है। लोग कह रहे थे अमित अपराधी बनेगा और वापसी नहीं कर पाने का, मेरे मन में भी ये उनके जो ताने मिले ना, उससे मैंने अपना आप को तरासा। कभी निगेटिव नहीं लिया मैंने किसी बताने को कि भाई मेरे बारे में कोई क्या कह रहा है। लोहे के कान रखे अपने, सुना सब कुछ, लेकिन कभी किसी को एक्शन का रिएक्शन नहीं किया मैंने उनके साथ। अपने फेस से रिएक्ट नहीं दिखाया कभी कि मुझे आपकी बात बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है। ठीक है, जैसा जीवन मिल रहा था और जैसी टेंशन मिल रही थी, तो टेंशन की मैं बताया था ना, सारी चरम सीमा में पार कर गया था टेंशन। मुझे टेंशन नहीं होती अब। एक बात बताइए, आप जिस तरह के वकील बन रहे हैं जी, आप बड़े ही मतलब बताऊं तो आप थोड़े अलग वकील बनोगे। पता है क्यों? क्योंकि वकील ही हैं जो केस को 12-12 साल खींचते हैं, अगली तारीख दे दो। मैं खुद वकील होने के बावजूद आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि आप सोचोगे कि यार पैसे कमाऊं या अच्छे से केस करूं? पैसे जो कमाने हो तो मैं कोई और भी काम कर सकता हूँ। मैंने अपनी पीड़ा देखी और 12 साल पीड़ा देखी, 12 दिन नहीं देखी मैंने। 30 साल मेरी उम्र है तो 12 साल मेरे जो पीड़ा में गुजरे। हर रात में तो बाकी वकील बोलेंगे नहीं यार अमित जिसके अंडर में आप काम करो, बोलेगा यार अमित केस पे ध्यान दे यार, पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फायदा क्या है? मैं बताया ना कि पैसे तो मैं किसी और चीज में अपने आज किसी के अंडर में हो तो कल अपने 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 स्वेच्छा से भी तो मैं प्रैक्टिस करूंगा ना। और फिर किसी के अंडर में भी हूं तो मैं किसी के मन का कोई, मेरे मन से कोई बंधन थोड़ी किया। मुझे ये पता है कि वकील ही डेट पे डेट दिलवाते हैं जिसकी वजह से केस डिले होते हैं। मेनली उनका ये होता है कि उसके तैयार नहीं होते, कुछ के तैयार नहीं होते, कुछ तारीखों पे हमारे गवाह उपलब्ध नहीं हो पाते, कभी छुट्टी हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। पूरी मतलब एक तरह से कह सकते हो काफी, मतलब जब तक सबका रिपेयरेबल सिस्टम बन गया है जो रिपेयर नहीं हो पाएगा। जब तक सबका सहयोग ना हो तो तब तक मामला निमटने का नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, सिस्टम से लड़ेगा कौन? क्योंकि ना सरकार इंटरेस्टेड है, क्योंकि सरकार को जब सरकार और कोर्ट के बीच में बहस होती है, कोर्ट के जैसे सुप्रीम कोर्ट में 400 जज चाहिए हैं, 34 थे, 2 रिटायर हो गए, 32 बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम कोलिजियम इसलिए लाते हैं क्योंकि आप घुस जाओगे। उनका जस्टिस वो कहता है हम भाई इसलिए क्योंकि तुम घुस जाओगे, तुम फिर अपने हिसाब के जज लाओगे और अपने हिसाब के फैसले लोगे, वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस कोलिजियम का दुरुपयोग करती है क्योंकि वो अपने भाई भतीजावाद करती रहती है उसमें। अब आप नहीं बोल सकते, मैं तो बोल सकता हूं क्योंकि आप वकील हो, मैं नहीं हूं, ठीक है, उसमें करती रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक एंगल बिल्कुल सही है कि भैया पैसा तो दो, तभी तो हम। आप सुप्रीम के कोर्ट के अंदर ही लगभग 4.5-5 लाख केसेस शायद पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। छोटी कोर्ट तो छोड़ ही दो आप, वहां तो करोड़ों में केसेस पेंडिंग है। तो अगर जज ही नहीं आप हायर करोगे, नंबर ऑफ जजेस ही पेंडिंग है, भाई हायर ही नहीं हो रहे, तो कहां से केसेस निपटेंगे? इसीलिए सिस्टम चलता रहता है ऐसे ही। और भारत में मंदिर बनाने के लिए टाइम है सबके पास, आप समझ रहे हो ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म का टाइम नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, जिस समाज में न्याय नहीं मिलेगा वो समाज स्वस्थ हो ही नहीं सकता। नहीं, न्याय मिलना चाहिए, देरी से मिला हुआ न्याय भी कोई न्याय नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो ना, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, जो 5 लोग बेचारे जेल में मर गए जो निर्दोष थे, आराम से सूरत का तो मुसलमान ही रहे होंगे सारे टेररिस्ट केस में, 5 जो मर गए जेल में, उनकी क्या गलती थी? इसमें क्या पुलिस वाला फायर हुआ? क्या वो जज फायर हुआ? क्या उसके ऊपर के अधिकारी फायर हुआ? कौन फायर हुआ? कोई नहीं फायर हुआ, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक्शन तक नहीं लिया जाता किसी के खिलाफ। माननीय न्यायालय के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ हो और जैसे देरी से फैसले आ रहे, तो उसमें भी क्या होता है, काफ़ी केस पेंडिंग रहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मेरा 12 साल बाद फैसला आया, तो मेरा सिर्फ मेरी अकेले की सुनवाई नहीं होती थी मुजफ्फरनगर न्यायालय में, क्या अब तक कितने केस रोज लगते थे। बिल्कुल। और वे ऐसा नहीं कि न्यायाधीश महोदय माननीय न्यायालय छुट्टी पर रहते थे, वे भी हर रोज सुनवाई करते थे। उनके सामने कितनी फाइलें, कितने मुकदमे लगे रहते थे। तो व्यवस्था ऐसी है कि मुकदमों की भरमार ज़्यादा है और जजों की संख्या कम है। काम तो सभी करते हैं, सभी न्यायालय करती है, और समय समय पे जब भी कोई मुकदमे का निस्तारण आती है अपने फैसले सुनाती है। चलिए ठीक है, अपनी साइड तो लोग ही। अब एक विष्णु तिवारी था, 23 साल की उम्र में, जैसे आपकी कहानी, विष्णु तिवारी की वही कहानी है। रेप के केस में, आपका चलो मर्डर का लगाया गया था, रेप के केस में वो
23 साल से 43 साल, 20 साल उसके बिताए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अब जाके छोड़ा है कि तुमने रेप नहीं किया। 20 साल लग गए। 20 साल लग गए भाई, और जेल में रहा वो। 150 रुपए की जमानत के भी बच्चे पड़े हुए हैं कि 150 रुपए देने वाला कोई नहीं घर में, कि जो उनके 150 रुपए दे देगा जमानत हो जाएगी उनकी। काफी पीड़ाई है। मैंने बहुत बहुत करीब से जेल को देखा। उस करीब से देखा कि लोग जा नहीं पाते, किसी के पास एडवोकेट की व्यवस्था नहीं, किसी के पास पैसे की तो आप व्यवस्था। हेल्प करते थे जेल में बाकी लोगों मैं की? बिल- जो लिखना होता है, कई लोगों को नहीं होता कि जमानत के लिए पेपर लिखने हैं, कुछ करना है, वो करते थे आप उस टाइम जब पे पढ़ते थे? हाँ, मैं उन्हें निश्चित रूप से सलाह देता था, लेकिन मैं वैसे लिखित में कोई उनकी हेल्प नहीं कर पाता था, क्योंकि अगर पेन और कागज भी चाहिए तो जेलर साहब से परमिशन लेनी पड़ती है। आप तो बिना परमिशन के आप वहाँ नहीं रख सकते कागज या पेन का प्रयोग करना। अगर कोई बाहर से चिट्ठी भी आएगी तो पहले जेलर साहब उसे पढ़ेंगे, उसके बाद वो बैरिक में जाएगी। तो ये चीजें होती थी। मुझे जेल के बारे में ये समझाइए ताकि मैं जो युवा है उनको ये बता सकूं कि भैया इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं, जेल मत जाओ, जेल बहुत खतरनाक चीज है, हीरो बनने की जगह जिसका नहीं है जेल। क्रिमिनल माइंड है वो तो जेल जाएगा। जो आदमी गलत फंसा हो, उसे जेल कभी अच्छी लगने की नहीं। जेल कोई अच्छी चीज थोड़ी है। जेल तो वो चीज है जहाँ आपको समाज से काट कर रखा जा, आप समाज में रहने लायक ही नहीं हो। तो जेल तो वो चीज है, वहां से समाज से क्यों अच्छा आदमी क्यों कटना चाहेगा समाज से। एक लड़के की कहानी पढ़ रहा था, विजय कुमार नाम है उसका, दिल्ली में उसको जेल में डाला गया। जेल का उसको खाना खाया उसने इतने दिनों तक कि वो डायबिटिक हो गया, और केस उसका अभी भी चल रहा है, और उसकी डायलिसिस होती है और वो केस लड़ने जाता है। मतलब कहानियों की कोई कमी नहीं है। जेल का खाना खाने, गलत पानी व्यवस्था के कारण मेरे हेपेटाइटिस सी हुआ जेल से आने अरे के बाप रे। बाद। तो मेरा राम मनोहर लोहिया में इलाज चला, और डॉक्टर साहब ने भी मानवीय चेहरा दिखाते हुए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने किसी बाहर मेडिकल स्टोर वाले को फ़ोन मिला जो 10,000 रुपये महीने की दवाई आती थी, वो मुझे 5,000 रुपये की महीना। और राम मनोहर लोहिया आपकी मदद करी लोगों ने? लोगों ने मदद करी। ये जब बहुत मैं अच्छा उन्हें सच बताया, राम मनोहर लोहिया में डॉक्टर वैशाली भारद्वाज है, गैस्ट्रोलॉजी की जो हेड है वहाँ पे, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। उस टाइम पर मेरा हेपेटाइटिस जो सी हुआ था तो 0.5 था। शुरुआती लक्षण में मुझे इसका पता लगा, तो आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अब मैं उस बीमारी से बाहर आ चुका। तो मेरे भी हुआ, पर ईश्वर की कृपा है आपके ईश्वर ऊपर। की कृपा है, और ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया और अच्छे लोग भी दिए। मुझे गलत रास्ते की ओर नहीं प्रेरित किया कभी भी। मन में ना मेरे कभी कोई ख्याल आया कि भुखमरी जी देख रहा, तंगी जेल रहा, कि मुझे अपराधी बनना। नहीं, अच्छा करना है जो भी। किस बात का डर है जब मौत को इतने करीब से देख लिया। जिंदगी मौत के बीच ही तो एक फासला होता है। शादी वादी कब का प्लान जन्म है? तो मैं ले लिया, शादी तो मैं कभी सोच ही नहीं पाया 18 से 30 साल। अब आगे देखो, अब जीवन थोड़ा सुखमय हुआ है, आगे कोई अच्छा जीवन साथी मिले तो आगे का जीवन अच्छा अरे रहे। बहुत हैंडसम हो यार, आपको जीवन साथी की कमी थोड़े है। तो ये सब चीजें हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मैं खाली आप ही की कहानी पढ़ के फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, फिर मुझे लगा बाप रे, एक कहानी थोड़े है ये, कहानियों की भरमार है। मतलब अभी 2023 में लगभग 5 लाख लोग हैं ऐसे हैं जिनको, जो अभी क्या कहते हैं उसे, अवेटेड है, मतलब वो ट्रायल का वेट कर रहे हैं अपने। 5 लाख लोग हैं लगभग अब, और हमारा कन्विक्शन रेट 50% का है। इसका मतलब आप सोचिए कि 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जेलों में बंद हैं। जी जी। अच्छा, एक बात और समझिए, सरकार के ऊपर भी प्रेशर है। अगर हमारे पास जो कन्विक्शन का अगर 2.5 लाख ही है और वहां पे 3 लाख लोग रहे, समझ में आता है। जी जी। अरे वो 2.5 लाख लोग, जेल के ऊपर भी तो प्रेशर है। हाँ, जेल के ऊपर भी जेल के ऊपर प्रेशर है, 2.5 लाख अननेसेसरी लोग रह रहे हैं वहां पे। और सारी व्यवस्थाएं उनके लिए करनी पड़ती करनी है, खाने पड़ती है की, भाई। पीने की, रहने की, ले जाने की। तो कैसा बेड वेड कैसा होता है? वो बना के देते हैं थड़ा? जेल में बेड नहीं होता है। अच्छा, जमीन पे? आप ये मानो कि जैसे इतना एक हिस्सा जिसमें आदमी लेट जाए, एक बार मुंह इधर को कर ले, एक बार इधर को कर ले। अच्छा, और उसी में बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही रूम हाँ, में? सो बीच में आपको रास्ता मिलेगा, और तमाम उनके जो काले कंबल होते हैं उन्हें फट्टा बोलते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही कंबल से बिछ रहते हैं। आप ये मानो इतनी सी जगह में आपको अपना पूरा घर बसाना पड़ता है। इतने टेबल है ये? टेबल से भी कम है। अच्छा। इतनी जगह में आपको उस इतने दायरे में अपना घर बसाना पड़ता है पूरा। बराबर में कोई और, उससे बराबर में कोई और बराबर में जो उसके चारों ओर वे जो जिन्हें बोलते हैं जेल के जो चलाते हैं जेल को क्या बोलते हैं, जो मर्डर कन्विक्ट्स होते हैं? नहीं, अड़गड़े बोलते हैं उन्हें, अड़गड़े जेल की भाषा में। अच्छा। तो जैसे जेल दिखाई जाती है, जेल के जो वे सरिया टाइप दिखाई देते हैं, वे जैसे कोई बरामदा होते हैं और उसके चारों ओर वे लगे रहते हैं। एक मेन गेट होता है, बीच में जगह होती है, बराबर में फट्टे रहते हैं दोनों तरफ।
तो ये क्या बोलते हैं, कंबल वंबल घर वाले देते हैं या जेल से? कंबल तो घर से ही आता है। ठंड तो लगती होगी हाँ, ना कंबल घर से ही आता है, रजाई अलाउ नहीं है वहाँ पे। कभी कोई कुछ गलत चीज उसमें छुपा ले, कंबल ही जाता है, वो भी काफी जांच के बाद। और फट्टे अच्छे लोगों के साथ में, बाकी कुछ सब मिलता है। हाँ जी, अब आप बोलेंगे नहीं, वो आता लगे, पर मैं तो बोल सकता हूँ ना। हाँ जी जी। तो ये चीजें होती है वहाँ पे। तो जेल में वो जो एक मैंने सुना था, वो लोग होते हैं जो लोग मर्डर कन्विक्ट्स होते हैं, उनको वो स्पेशली रखा जाता है कि बाकी कैदियों को हैंडल करो। तो जो फिल्मों में, तो फिल्मों की बात करूंगा, आप सीरियल और फिल्मों की, कि मैंने तो रियल जेल में देखी नहीं, पर मैं एक बार जरूर चाहूंगा एक बार जाके देख के आऊं अगर मौका मिले मुझे। तो वो समझ में आता है, वो लोग जो गुंडे टाइप के होते हैं, जिनको चार लोग ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे हाथ दबा रहे होते हैं, ऐसा भी कुछ था या ऐसा बकवास है? नहीं, ऐसा वास्तविकता में होता भी है। मान लीजिए कोई चर्चित अपराधी है, वो बैरिक में तनाई का नाम सुना होगा आपने, कि भाई उसे तनाई में बंद कर दिया। तो कुछ स्पेशल सेल होती है 5 से 7, जो जिसे तनाई बोलते हैं, जिसमें चर्चित अपराधी को सबके बीच में न रख के, बैरिक में न रख के, उसे तनाई में रखा जाता है। तो उसके पास कई लंबरदार लगे रहते हैं। कुछ लोगों की साइकोलॉजी हिसाब से सोच भी ऐसी रहती है कि बड़े बदमाश के पास बैठोगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तो आधे उसके आगे पीछे चक्कर वैसे ही लगाते हैं जानबूझ के। लेकिन सर, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, लोग सोचते हैं कि बदमाश से दुनिया डरती है। मैंने जेल में रह के करा कि बदमाश जो है सबसे ज्यादा खुद से ही डरता है। उसे नींद नहीं आती रात पर। कहीं कोई मार ना दे। बड़े जो आदमी, मेरा ये भी मानना कि आप किसी को लूट खसोट करके एडिडास पहन सको, सफेद कपड़े पहन सको, दिन में आप जेल में कितने भी चमकते घूम लो, रात को मुझे ये नहीं पता लगा था किस कंबल से रोने की आवाज आ रही। रोता सब है आदमी जेल में। अच्छा जी। बड़े से बड़ा आदमी। अच्छा जी। सब फेस करता है हर कोई। गर्मी के जब दिन थे, कौन ये चाहता है कि उस सड़ी हुई, जिसे नर्क बोल रहे, कि आप यहाँ पे रहो। पता लगा 70 आदमी बैरिक में बंद है, 5 आदमी ने बीड़ी लगा ली, तो उन जो 5 आदमी बीड़ी नहीं पीते, उनकी क्या गलती है बिना बात में धुआं ले रहे? हाँ। तो नरक ही तो है वो। जीते और मना भी नहीं कर सकते। मना भी नहीं कर सकते वहां किसी को आप, क्योंकि पता नहीं कौन किस मिजाज का आदमी है। हाँ। तो हर कोई ये चाहता है कि जो वो गलत उसमें मामले में वहां फंसा है, या कोई अपराधी भी हो, जब उससे वहां से वो जेल में वो गर्मी के दिन बीतते हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि तेरी भी रंजिश का फैसला हो, तो भी सबकी तरह छत पे सो आराम से खुली हवा में। तो मैं तो देखा कि बड़े से बड़ा अपराधी जो जेल में जो है टिप टॉप होकर घूमता है, रात को रोता है वो भी। तो किसी को आप लूट खसोट करके दिन में तो चमक सकते हो, रात को आंसू आपके भी आएंगे सही अगर बात आपने किसी को गलत किया। एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ मैं आपसे ना, पहले तो दिखाता हूँ वीडियो, उसके मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके क्या विचार हैं इस व्यक्ति के बारे में। कहाँ गया यार वो? नेचुरल इंटरव्यू नहीं है इसका, नेटफ्लिक्स वाला है। नेटफ्लिक्स वाला तो पकड़ लेंगे यार ये। चलो फिर भी आप ये देखो। हाँ, आवाज बढ़ाना जरा। इससे जाहिर होता है कि उसने अपने बच्चों का पिला दिया, उनको करते हैं। ये है ये देखिएगा। हाँ, ये राजा कुलंदर नाम का आदमी। मैं चाहता हूँ आपके क्या विचार, इसको देख के वो क्या लग रहा है? यार बड़ा इंटरव्यू नहीं इसका कोई भी है, खाली इतना सा ही है। ये आदमी जो है, चलिए मैं बता देता हूँ, इस आदमी ने उत्तर प्रदेश में 14 लोगों को मारा था और मार के उनका ब्रेन खा गया था। क्या नाम है इनका? इसका नाम है राजा कुलंदर। वैसे तो इसका कुछ और धीरेन्द्र समथिंग है, जी जी, धीरेन्द्र कोल या समथिंग नाम है ये। चूंकि मैं ये जहाँ पे जब मैं पढ़ता था, वहां पे प्रयागराज में मेरी पढ़ाई हुई है, जी। तो जब मैं वहां पढ़ता था तभी इसकी कहानी आई थी। 2001 या 2002 में आई थी, तब मैं पढ़ाई करता था वहां पे। तो ऐसे भी क्रिमिनल, ड्रेडेड क्रिमिनल मिले आपको, जो ड्रेडेड होते हैं, बिल्कुल होता है ना कि भैया ये तो मतलब ये तो तन्हाई में ही रहेगा। हाँ, बहुत और देख, एक और चीज ऑब्जर्व करना, भाई साहब की बातों में तो देखेगा सारे उर्दू नाम है। जितने नाम है जेल के आसपास सारे, आज भी जेल में कितना भी सरकार कोशिश कर ले, सारे आपको उर्दू नाम ही मिलेंगे। क्योंकि फारसी में पहले होती थी सारी प्रैक्टिसेस लॉ की, वो चेंज होके उर्दू में आई, हिंदी में आ गई है, पर प्रैक्टिस के नाम वही है। हाँ, ड्रेडेड क्रिमिनल्स मिले जो मतलब आपको पता है कि हाँ भाई कन्विक्टेड है ये है। ये काफी मिले। अब जेल में 2200 आदमी का लोकअप बंद था, तो कुछ 5-7 तो ऐसे भी चर्चित अपराधी थे ना, जो कहीं वर्जिन का 20-20 साल से आपराधिक इतिहास था। अच्छा जी। तो ऐसे भी मिले। तो वे लोग भी वहां पे बंद थे। तो हेलो हाय होती है फिर ऐसे ही, बस अपने जेल में रहो, अपना मैं निकलो। आप तो वैसे भी दूर रहोगे। हाँ, जेल इस हिसाब से काटनी पड़ती है कि आप देखो तो सब कुछ वहां, मुंह मत खोलो अपना। अच्छा जी। तो इस हिसाब से गांधी जी की थ्योरी पे करो कि बुरा अगर दिख भी रहा तो आप अपनी आंखें बंद कर लो। बुरा ना देखो, ना बुरा ना सुनो, और ना बुरा बोलो। तो इसलिए ऑब्जर्व करते रहो क्या चल रहा है, क्या लोग बोलते हैं। जब पहली बार जमानत हुई तो कैसा लगा? निकले आप जेल से बाहर पहली बार? अच्छा, उसके बाद दोबारा कभी नहीं गए ना? नहीं, एक बार में ही
जमानत पसीने नहीं, छूट भगवान रहे करे थे। कभी ना हो। मैं पूछ रहा हूँ कि जमानत हुई, आप बाहर निकले, उसके बाद दोबारा नहीं गए, जमानत हुई तो मतलब कैसा लगा? पहली बार आपको लगा जमानत मिल गई भाई अब तो? अच्छा फील हुआ हाँ। काफी कि नाउम्मीद जिंदगी जिसकी हो चुकी थी और 70 से 45 किलो वजन हो चुका था, और बाहर आया तो वो 18 से 21 साल का तो जेल में ही हुआ। उसके बाद ही तो समाज की जो चीजें, समाज ने तो एक समझदार अमित का निर्माण किया। उन्होंने उनके तानों से मैंने खुद से तरासा। 2 ही महीने रह पाया मैं अपने घर। उसके बाद कोई कह रहा था कि क्या क्या करेगा पढ़ के, कोई मजाक उपहास बनाता था, कोई कुछ बनाता था। तो मैं फिर गुड़गांव चला गया था अजय घर चौधरी। घर निकल गए, अब आपको मन नहीं कर रहा घर में रुकने तो का? लोग मजाक बनाने लगे कि जेल गया वो गया, तो वो चीज़ फेस करना बहुत कठिन काम था। पिता को भी, पिता एक ऐसी चीज़ है कि जो अपने बच्चे के बारे में सुन तो लेगा सब कुछ, लेकिन कभी अपने बच्चे के सामने जारियत नहीं करेगा कि उन्होंने क्या, कि किसने क्या कहा। आपकी सिचुएशन में तो पिता और सेंसिटिव रहेगा कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने तो कुछ किया भी नहीं है। और मैंने पिता को कभी इस दर्द का एहसास तो उनके मन में रहा होगा, लेकिन कभी भी इन 12 साल में मैंने उन्हें तारीख भी नहीं बताई कि मेरी तारीख कौन सी लगी है। मैंने सिर्फ एक ही तारीख बताई, फैसले की। अरे वाह। जब मुझे लगा कि उनका जानने का अधिकार है, कल को अगर कुछ गलत भी हुआ तो उन्हें ये ना लगे कि अमित ने कुछ बताया ही नहीं हमें। तो 19 सितंबर को जब मेरी फैसले की तिथि जो मुकर्रर हुई, 27 सितंबर को फैसला आएगा, तो मैंने 19 को भी नहीं पिता को बताया। जब दिन दिन करीब आए, मैंने 22 और 23 तारीख में गांव में फ़ोन किया। वो मैंने इसलिए किया कि अगर मैं पहले बता देता, बुजुर्ग हो रहे हैं, काफ़ी परेशान होते, पीड़ा में भी पीड़ा में। तो उसके बाद जैसे ही मैं उन्हें डेट बताई, तो आसपास का माहौल इतना उन्हें डरा दिया गांव वालों ने कि वो तो नहीं आ पाएगा, जब उसकी जिंदगी सजा हो जाएगी, वो तो पुलिस वाले की हत्या में उसे सजा होगी। और ये नहीं पता था कि वो निर्दोष है, उसने कितनी मेहनत की हुई है। गांव के व्यक्ति को फैक्ट नहीं पता था। फाइल उनकी नज़रों में वो दूर से एक ट्रायल चल रहा था कि सिपाही की हत्या का, लेकिन वो जो ट्रायल था वो फाइल के साथ साथ मेरी आंखों के सामने, मेरे दिल के सामने, मेरे जहन में, मेरे पूरे शरीर से होकर वो जी ट्रायल जी जी गुजरा। जी, हाँ। तो मुझे उसकी हर बारीकी पता था, हर चीज़ पता था, हर फैक्ट मालूम था। अपना 100% जो एडवोकेट होने के नाते सूझबूझ तरीके से जो सारे जतन मैं कर सकता था मैंने किया। लेकिन फैसला जब जब तक आपको पता ना हो कि ज़िंदगी किस ओर जाएगी, तब तक पैर कांपते ही। सही बात। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर कोर्ट्स में, भारतीय कोर्ट्स में जूरी नहीं होती कभी, जो कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जूरी जरूर होती है। जूरी होने का एक फायदा होता है कि भाई कोर्ट भी सिस्टम का, जज भी सिस्टम का हिस्सा है, पुलिस वाला भी सिस्टम का हिस्सा है, वकील भी सिस्टम का हिस्सा है, जी। चाहे प्रोसिक्यूशन का ही क्यों ना हो, जी। सब सिस्टम के हिस्सा है, सब एक दूसरे की साइड लेंगे। जूरी का सिस्टम ऐसा है कि जूरी जो होती है वो साधारण लोगों की होती है। तो जूरी का सिस्टम आपको क्यों ऐसा नहीं लगता जूरी का सिस्टम होता तो क्या पता इतने सारे लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं होती? ये तो न्यायालय, जूरी और न्यायालय में यही तो है कि अब जो चीज जूरी को करना था वो न्यायालय ने किया। मैं बताऊं, एक जज बैठा हुआ है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ह्यूमन है, जज है, इंसान है, आज बीवी से लड़ाई हो गई मेरी, अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड बैठा हूं, जो आया मैंने सबको रगड़ दिया। हो सकता है, पॉसिबल, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है भाई सब सेंसिटिव लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, पर एक जज तो ऐसा कर सकता है ना। लेकिन फैक्ट पे ही तो करेगा, अपनी कलम कौन फंसाएगा? कोई भी मान लीजिए किसी के साथ किसी का मूड खराब है और हम कह रहे हैं कि वो इंसान है, आपकी नज़रों में इंसान है, अगर कोई पीड़ित होता है उनकी नज़र में वो भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हमारे लिए तो नहीं, बट अगर मेरा मूड खराब, मैंने आपको रगड़ दिया तो, या मेरा मूड अच्छा है मैंने क्रिमिनल को छोड़ फैक्ट दिया पे ही तो तो आप रगड़ोगे। अगर आप अपनी कलम क्यों फंसवाओगे? आपसे ऊपर भी तो जवाबदेही होगी, फिर उस मामला वो हाई कोर्ट में भी तो जाएगा। उसमें आप कितने कितने फैसले हो जहां पे हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जज को फायर कर दिया, नौकरी से निकाल दिया? कोई है? एक फैसला भी है हमारे पास ऐसा उदाहरण? काफी फैसले ऐसे होते हैं जिनमें अपील भी होती है, माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन होता है, निकालता तो कोई नहीं है, खाली डांट देते हैं। लेकिन एक फटकार जो फटकार से क्या होता है? मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा मेरी जिंदगी पे? लगा लो फटकार। वो तो माननीय न्यायालय का एक व्यक्तिगत मामला है, इस बारे में तो मैं कुछ वकील साहब वकील साहब रुक जा रहे, कह रहे मैं क्या बोलूं। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मेरा मैं एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है ना, सिस्टम के साथ मैं सिस्टम को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सिस्टम को बदलना ही नहीं चाह रहा। चीजें कभी कभी ऐसी होती है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हमें खामोश रहना पड़ता है। जैसे वो जो केस चल रहा था, वो केस में सिर्फ केस फेस नहीं कर रहा था, बहुत सारे सिस्टम को भी फेस कर रहा था। कि जो जैसे सामने सरकारी वकील साहब थे, उन्हें भी फेस किया मैंने बहुत। उन्होंने क्या अपना ईमानदारी से कार्य किया वो मैंने सब देखा, कहाँ वे क्या कैसे करते थे। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला
कि क्या एक सरकारी वकील करता है, कैसे वो लोगों के लिए मतलब करता है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर जितना मैं अपने केस पे, यदि एक आंख मेरी फाइल पे रही तो मेरी एक आंख सरकारी वकील पे भी रही। बिल्कुल होनी चाहिए भाई, तो उन्होंने मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि अपने अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं किया उन्होंने। चंद पैसों के लिए कैसे माननीय न्यायालय को गुमराह करते रहे, कैसे वो अगली तारीख लगवाते रहे, ये बस मैं बता नहीं सकता। और मैंने उन्हें कहा भी जब बाद में इस केस में माननीय न्यायालय का जब मुझे बरी किया गया, मैंने कहा आप जैसे 5-6 वकील और हो जाए तो लोगों को न्याय मिलने में देरी ना हो। तो वे बोलने लगे कि अब मुझे ये नहीं पता कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, कमेंट मार रहे हो। तो मैंने कहा ये आपकी आत्मा जानती है जो बिल्कुल आपका सही कार्य बात किया। है, आप खुद सोचो, अब मैं अगर क्या बोल आपने रहा हूँ अच्छा ये। कार्य किया तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, अगर आपने बुरा कार्य किया तो आप कमेंट समझ लेना सर। तो काफ़ी चीज़ें सीखी और LLM किया, एडवोकेट बना। अच्छा, जो आपने एलएलएम किया, आपने कहा आपने जेल पे ही रिसर्च करी, उसमें क्या फाइंडिंग्स मिली आपको एलएलएम करते टाइम, जो रिसर्च करी आपने जेल में? मैंने भारत में कैदियों के अधिकार, कारागार व्यवस्था पे एक विशेषात्मक अध्ययन। तो जेल में जो सारा जेल मैनुअल होता है वो सब मैंने लिखा उसमें। कैदियों के क्या, कैसे जेल में व्यवस्थाएं होती है, कैसे जेल में वो सारी जो खाने पीने की व्यवस्था, उसमें एक एक चीज़ कैसे बैरिक व्यवस्था होती है। जैसे आपने पूछा कि कितने दायरे में आप सोते हो, वो सारे मैं जो है 7 भागों में उसे विभाजित किया। अच्छा, 7 भागों में अपना निष्कर्ष लिखा के मैंने जेल मैनुअल क्या थोड़ा डिटेल बताइए हल्का सा। भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था पे। जेल में जेल जैसे वो होता है कि जेल में कितने बंदी के क्या कार्य क्या क्या होते हैं, वो सारे कार्य मैंने उल्लेख किए। जेल में सजायाफ्ता बंदी को जो है किसी उसमें रखा जाता है, ये सारा जो अंदर की एक जो वास्तविक जीवन था, मैंने उस अपनी डेजिटेशन में, अपनी शोध में सारा उकेरने का प्रयास किया। मैंने ये लिखा। अभी आपका प्लान पीएचडी करने का भी है? मेरा प्लान है कि मैं क्रिमिनल जस्टिस में पीएचडी करूं और वकालत भी करूं, लोगों की आवाज़ भी बनूं। पीएचडी तो मेरा एक ड्रीम है कि सब लोगों को मैं जो आदमी कहते थे कि आदमी ख़त्म हो गया, उस आदमी, जब मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था अमित और यूपी बोर्ड ने वो नाम किया अमित कुमार और यूपी पुलिस ने नाम किया अमित किरठल और मैंने वो नाम किया एडवोकेट अमित चौधरी, तो नाम अपने हाथ में है। आप अच्छा, अमित किरठल नाम पुलिस ने खुद ही कर दिया? गाँव का नाम लगा दे, गाँव अमित तो था ही ना। वो तो आपकी बहन का गांव हुआ ना, इसमें आपके नाम में क्यों ठोक दिया कि ताकि बताइए लगे क्रिमिनल हूं मैं? रहने वाला तो मैं किरठल का था ना। अच्छा अच्छा, तो गांव का नाम तो इसलिए लगाते हैं। तो नाम तो रख दे कोई भी, लेकिन नाम की खूबसूरती या बदसूरती इंसान के हाथ में खुद होती है कि आपको उस नाम को किस ओर ले जाना। मैं उस कलंकित जीवन में नहीं जीना चाहता था। वो एडवोकेट अमित चौधरी पसंद आया, जो इस बार ने मेरा किरदार इस ओर मोड़ा। मैं भी नहीं सोचा, मैं कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं LLB करूंगा, LLM करूंगा, खुद के लिए ही लड़ूंगा, पहला केस खुद के लिए चुनौती होगा। तो ये मन में संकल्प था कि, और पहले सेना में जाना था, तो सेना में नहीं जाना, जो भगवान ने जिस ओर मोड़ा, जो भगवान मेरे से चाह रहे थे उसी ओर में मुड़ गया। अब लोगों की मदद करनी, लोगों के लिए जीना, अपने लिए नहीं जीना। पैसा कमाना तो कुछ भी कर लूँगा, तो लेकिन लोगों की पीड़ा के साथ साथ जीना है, अपने लिए नहीं जीना मुझे। मैं तो कब का मर चुका था। जो आदमी मौत की भीख मांग रहा हो। एक बात मुझे बताइए, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन में आपका चलो केस बहुत स्पेशल है, कई बार क्या होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन में जो प्रोसिक्यूटर होता है, जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो सरकार का वकील होता है, जिसका काम है सजा दिलाना, तो जो लोग पीड़ित हैं, जिनके यहाँ मर्डर हुआ, जो पुलिस जो सिपाही थे, वो तो चाहते होंगे ना सबको सजा हो? बिल्कुल चाहते होंगे। भाई पुलिस ने आरोप लगाया तो वे नो क्यों चाहेगी कि इनमें से कोई भी बचे? तो ये ज्यादा से ज्यादा मतलब वो चाहेगी ना कि केस में ज्यादा से ज्यादा सजा, उनका ग्राफ अच्छा। तो सजा हुई थी कुछ लोगों को? सजा एक जो घटना में 17 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें से जो घटना का मुख्य हत्यारोपी था उसका एनकाउंटर पुलिस ने किया, वो तो चला गया। और एक की जजमेंट से पहले कैंसर से मृत्यु हुई और एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक जन को कारावास जो है जजमेंट आने से पहले 17 में से 3 लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई और एक का एनकाउंटर हुआ। 13 लोगों का जजमेंट आया, जिसमें से एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई। 12 लोग बाइज्जत बरी की गई, जिसमें से एक क्राइम ब्रांच के सिपाही संजय जी थे और एक सबसे कम संजय जी को तो पैसे दिए होंगे सरकार ने, उनकी पूरी नौकरी के पैसे मिले होंगे उनको। हाँ, वो तो नियम भी है, जो उनकी सैलरी कुछ परसेंट रुकी हुई थी वो और तो मेरे आएगी। हिसाब से तो उनको प्रमोशन भी मिलना चाहिए, आपकी वजह से झेला है प्रमोशन रुके हुए हैं उनके। अच्छा, तो अब संजय जी अपना संघर्ष करे, तो मैं और संजय के लिए तो बड़ी बड़ी चुनौती रही। उनके सामने उनके प्रमोशन थे, पुलिस विभाग का आदमी होते हुए, ऑन ड्यूटी होते हुए, जब वो आदमी अपने आप को नहीं बचा पाया तो मैं तो था ही क्या। तो बहुत कुछ झेला सब,
बाकी तो लोग आते तो थे मुझे एक बात, तो तारीख- मैं अगर मैं क्राइम ब्रांच का हूं और मैं ड्यूटी पे हूं और मुझे उठा के अभियुक्त बना दिया गया, तो अगली बार अगर कोई ऐसा ड्यूटी करने क्यों जाएगा? वो बोलेगा भाई मैं क्यों फंसूं इसमें फालतू में। कई जगह कई सीन देख लिए मैंने जहां पे पुलिस वाला किसी छद्मवेश में होता है कि देखो, मैं, आईओ साहब की एक बात बताता हूँ। जैसे आईओ साहब ने मेरे से पूछा, वकील साहब आप किसकी तरफ से हो, तो संजय को भी जब उन्होंने नाम चार्जशीट में मेंशन किया, ये नहीं पता था कि आदमी ऑन ड्यूटी है, ये नहीं पता था ये आदमी पुलिस में है। बस सिर्फ नाम उन्हें अपने नाम से वो था, वाह लूट लो तुम जितनी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा भेज गए। पर कोई बात नहीं, भगवान उनका भला करे। हमारी किस्मत में दुख था, ये हमने झेला और ईश्वर ने हमारा साथ दिया। अरे यार ये बहुत बहुत गलत किस्मत नहीं है, मतलब क्या बताऊं। आपने चलो टचवुड अच्छा अपनी किस्मत को सही दिशा में मोड़ दिया है, पर हर कोई आप जैसा लड़ाकू नहीं, हर कोई मेहनती नहीं, हर कोई इतना जुझारू नहीं है। कुछ लोग गन उठा लेंगे, कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग बीमार हो देखो, मैं जाएंगे। एक चीज बताता हूँ आपको। आदमी पुलिस का नाम लेते क्यों दहशत मारता है? पुलिस कौन होती है? हमारे बीच के लोग तो होते हैं पुलिस में, हमारे परिवार के, हमारे भाई, हमारे चाचा लोग ही तो होते हैं पुलिस में। पुलिस में मानवीय चेहरे भी होते हैं। कोविड में बहुत लोगों की मदद करी, समाज की रक्षा करी पुलिस ने। लेकिन पुलिस में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, वे अपना आप को भूल जाते हैं कि तुम भी एक ऐसी फैमिली से निकल कर आए, और वे इतने निरंकुश बन जाते हैं, अपना आप को भगवान बना बैठते हैं। वे ये सोचते हैं कि तुम्हारी जवाबदेही है ही नहीं कुछ भी, तुमने तो वर्दी पहन ली, तुम्हें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इंसानियत तो रखनी चाहिए ना अपने मन में। ड्यूटी करो आप, ईमानदारी से करो, और आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि आप इस समाज की इस रक्षा करने के लिए आपको भगवान ने चुना, जिसे हम पुलिस का नाम देते हैं। आर्मी वाले के आदमी क्यों इज्जत करता है? तो मैं चाहता हूँ वो इज्जत हमारी पुलिस की भी हो जो आर्मी की होती है। मुझे एक बात बताइए, पुलिस के जो सिस्टम है 1861 का सिस्टम है पुलिस का, अभी शायद आईपीसी को बदल के आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसको आईजेसी कर दिया, इंडियन जस्टिस सिस्टम। पर पुलिस मैनुअल में कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि पुलिस मैनुअल गौरव ने लिखा था हमें प्रताड़ित करने के लिए, और वही पुलिस मैनुअल चल रहा है अभी तक। जेल मैनुअल भी पुराना ही है, वही पुलिस मैनुअल भी। अंग्रेजों वाला। हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, आजाद फिर अगर कंगना रनौत बोल देती है कि भीख में आजादी मिली है, सिस्टम तो बदले नहीं आपने। सुधार हो रहा है धीरे धीरे। जैसे अब ये 3 हमारे जो आईपीसी में बदलाव हुआ है, तो धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा। चीजें एकदम नहीं बदलती, समय लगता है। मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे कोर्ट के कुछ जजमेंट से प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मुझे उठा के जज साहब अंदर ना करवा दे। अब एक बात बताइए, एक कैदी था, उसका नाम था 4 साल की लड़की का रेपिस्ट है मोहम्मद फिरोज। उसने उसका रेप करके मर्डर कर दिया उस बच्ची का। उसको लोअर कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट में गया वो। तो वहां पे ऑस्कर वाइल्ड नाम की एक महिला थी, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजी में लिखा है कि हिंदी में समझा देता हूं मैं आपको, कि हर संत का पास्ट होता है और क्रिमिनल का फ्यूचर होता है। आप समझ रहे हो ना, कि हर संत का एक पास्ट होता है और हर क्रिमिनल का एक फ्यूचर होता है। तो उस बच्ची का फ्यूचर नहीं था 4 साल जो मर गई। मासूम थी, उसे क्या मालूम था? उसका फ्यूचर नहीं था, उसके फ्यूचर की चिंता नहीं करनी। सपने थे, उसने भी मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ सर आपके सामने, अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो एक अनहेल्थी समाज की रचना होगी। नहीं, एक स्वस्थ समाज की रचना आप कर ही नहीं सकते यदि आपको न्याय नहीं मिलने का। और बच्ची ने भी अपने कुछ उसने भी इस दुनिया में जन्म लिया था ये, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पे उसे राक्षस की तरह किसी राक्षसों द्वारा रोंद दिया जाएगा। उसका भी एक जीवन था, उसकी भी एक महत्वाकांक्षा थी, वो भी किसी के परिवार की बिटिया थी। तो न्याय मिलना तो बहुत जरूरी है। और यदि न्यायपालिका पर विश्वास ना हो तो लोग आस ही छोड़ दे। लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। तो नहीं, उसको उम्र कैद दिया इन्होंने, पर फांसी नहीं दी, उम्र कैद दे दिया उसको। तो फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन वो माननीय न्यायालय का फैसला था। मैं ये भी कह देता हूं इसमें डिस्कशन में कि भैया किसी जज के परिवार वालों के साथ कभी कुछ नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, और होगा तो वो ईंट से ईंट बजा देते हैं जिसके साथ होता है वो। तो ये सिस्टम इसीलिए करप्ट है क्योंकि सिस्टम के 2 हिस्से हैं, एक जनता का हिस्सा है, एक सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनता, लेकिन जो सिस्टम में निचले भाग पे होते, संजय जी जैसे थे जो बेचारे निचले भाग पे हैं सिस्टम में, उनको भी सिस्टम रगड़ देता है। रगड़े गए, 12 साल सफर किया। उनकी बेटी का फोन आता था, पापा अगली कौन सी तारीख मिली? तो संजय जी ने सफर नहीं किया। वो जेल में रहे थे, वो भी संजय जी 15 दिन जेल में रहे। 15 या 2-3 दिन जो भी रहे, लेकिन जेल गए वे। और जब तारीख के दौरान मेरे सामने एक बार फोन आया उनकी बेटी का, और ये पूछा पापा अगली कौन सी तारीख मिली? तो वो रोने लगे। अब देख बच्चे क्या पूछते हैं। तो वे भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते, जो उनकी सैलरी रुकी थी, अपने बच्चों के सपने को संवारते।
जो उनके भी 12 साल संघर्ष में बीते, प्रमोशन रुके हुए है उस आदमी के, सैलरी रुकी हुई है, तो 12 साल सफ़र किया उसने। उनके साथ मैंने किया। 18 से 30 साल का मैं इस केस में हुआ, जिस उम्र में लोग अपने सपने बुने, अपनी कॉलेज लाइफ में रहते हैं, मुझे दाग मिटाने में लग गई 12 साल। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ थैंक गॉड कि आप 18 के थे जब आप इस केस में घुसे। आप 30 के होते इस केस में घुसे तो आप जिंदगी से हार मान लेते। क्योंकि जो अभी ये ऊर्जा है, जो ये पावर है कि लोगों की सेवा करनी है, समाज, जब आप 35-36 में ऐसे जाते हो अंदर, तो आप जब बाहर आते हो तो एक बहुत ही बिटर मैन बन के आते हो। पूरे सिस्टम से चिढ़ होती है आपको। कोशिश तो मैं जो तब भी करता बाहर आने की, ऐसी बात नहीं कि मैं बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं कभी नकारात्मक भाव मेरे पर ज़्यादा प्रभावी नहीं होते। अगर कोई नकारात्मक आदमी भी है तो मैं उससे थोड़ी दूरी बना लेता हूँ। बोलता जरूर हूँ, लेकिन कितना बोलना है मैं उससे खुद तय करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि उसके बाद की 30 साल के बाद की लाइफ कुछ और हो जाती है, 18 से पहले कुछ और थी। 18 से 30 साल तक यदि मैं अपने जिंदगी में संघर्ष किया तो मेरे पास अभी भी वो उम्र बची है जिसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। 30 के बाद मेरे पास कोई उम्र नहीं बचती थी करने की, तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हर लाइफ का, हर उम्र का एक फेज होता है, वो चीज होती है। आप मम्मी की तरह दिखते हो, पापा की तरह दिखते हो? दोनों ही दोनों की तरह दिखते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया, ठीक है। और कोई ऐसी बात जो आप मेंशन करना चाहें? बस मैं यही बहुत कह रहा अच्छी हूँ डिस्कशन कि हुई है। मेरी इस यात्रा में मेरे दोस्तों का और जो मेरे जिंदगी में परिवार बन का है उनका बहुत योगदान है। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। दुख में मेरे जितने भी रिश्ते मेरे से जुड़े, तो ये दूसरा जीवन उनके लिए मेरा हमेशा समर्पित भाव से रहेगा। और माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप को धन्यवाद, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, और ईश्वर का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे एक अच्छी वापसी करने का मौका दिया, और वो उस वापसी को करने का मौका दिया जिस अपराध से मेरा कोई लेना देना नहीं था। लोगों को मैसेज देने की मेरी भी चाह थी कि आप वापसी कहीं से भी कर सको जब आपने सोच लिया कर। अगर आपके अंदर वो लो ही नहीं जलने की वापसी करने की, तो आप वापसी कैसे करोगे? तो ये था कि अब लोगों की आवाज़ बनना, लोगों की मदद करना, बस इसी आशा के साथ इस समाज में अपने अच्छे कार्यों की खुशबू बिखेरनी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैं बीच में बहुत सोचा मैंने। मेरे ऑफिस में भी लॉयर्स हैं मेरे, तो मैंने सोचा था कि एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें जितने बच्चे ऐसे जिनके जमानत 150, 500, 1000 रुपए के लिए पेंडिंग है, जी उनकी जमानत का जुगाड़ हम कर देते हैं। जी। पर उसमें मेरे लॉयर ने बोला कि सर आप इस बात को समझो, क्या पता क्रिमिनल ही हो वो। जैसे आपने जमानत कर दी, वो निकल गया बाहर, उसने और क्राइम कर दिया, तो बहुत डिस्कशन के बाद वो मामला पेंडिंग। लेकिन अगर आप इस तरह कुछ करना चाहें तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं बिल्कुल उसका एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा बनूंगा। अगर कोई बाल सुधार गृह में कोई बच्चा नादान पने में, या उसने कुछ किया या नहीं किया, अपना अगर हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो ये नहीं कि हम उसे कटा देंगे, हम उसमें तब तक उसका उपचार करेंगे जब तक वो ठीक ना हो। तो मैं तो समाज के लिए अपने कुछ करना चाहता हूँ, और मैं अभी मेरी विजिट भी होगी कई प्रोग्राम स्कूल कॉलेजों में, तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सही रास्ते पे लाने का मैं प्रयास करूँगा। अगर कोई युवा रास्ते से भटका भी होगा तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब बस अपने लिए जीना, लोगों के लिए जीना, और इस संघर्ष से मैं यही मैसेज देना चाहता था कि वापसी आप बुरी से बुरी परिस्थिति से कर सको। बिल्कुल, जिंदगी से हारना नहीं चाहिए। जिंदगी जीने के लिए मिली आपको, मरने के लिए नहीं मिली। जिंदगी में मरना तो आसान है, जीना सबसे कठिन है। तो जिंदगी को जीना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। इसमें जो चीज़ें सुख आए चाहे दुख आए, ईश्वर को समर्पित करो और अपना किरदार निभाओ, और जीत होगी आपकी एक दिन। अगर आपके अंदर वो लो है, वो पावर है, भगवान भी तो उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। जब तक मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा, ऐसे कर्म नहीं करूंगा, तो वो भगवान कारण कैसे बनाएंगे? ऐसे लोग, भगवान नहीं मदद करने के, भगवान के रूप में लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, वे आपकी मदद करेंगे। तो यही है कि अच्छे कर्म करो, अच्छी नियत रखो, तो भगवान साथ देता है। तो ये हमारे साथ थे अमित बेटे से अमित किरठल, फिर एडवोकेट अमित चौधरी तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया, आपको अपने शब्दों में सुना आपने। मेरा सिर्फ इतना कहना है इस मामले में कि सिस्टम को तो बदलना पड़ेगा, और जो सरकारें आती हैं उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा बनना चाहिए कि हम आएंगे तो पुलिस रिफॉर्म करेंगे, हम आएंगे तो जुडिशरी रिफॉर्म करेंगे। भारत सरकार को वोट आप धर्म के नाम पे देना बंद करिए। किसी भी सरकार को आप वोट धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, जातियों के नाम पे देना बंद करिए। उनको रिफॉर्म्स के नाम पे वोट दीजिए, क्योंकि अगर रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो जो आपका कोई बच्चा फंसेगा सिस्टम में, आप भी रोएंगे साथ में बैठ के। अगर रिफॉर्म सिस्टम रहा होता तो क्या पता है पहले तो इनका नाम ही नहीं जाता, और अगर नाम जाता भी तो क्या पता 10-12 दिन में नाम आउट हो जाता कि भाई नहीं ऐसे इनका खिलाफ कुछ नहीं है हमारे पास।
तो इसलिए अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो ऐसी पार्टी ढूंढें। अब कई पार्टियों के तो उसका मैनिफेस्टो का हिस्सा ही नहीं है रिफॉर्म करना, लिखते ही नहीं उसमें वो लोग, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता उससे। 1861 के हमारे पास जितने भी नियम कानून, जेल के पुलिस मैनुअल 1861 का है। इतना पुराना सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी सरकार आए, अगर आपके क्षेत्र में कोई एमएलए आता है, स्पेशली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है, उसको बोलिए कि आप ये सिस्टम का हिस्सा इसको कब बदलने का प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज ये ऐसे ही होगा, हम सभी इसके प्रताड़ित होंगे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच दैट यू केम। इट वाज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू।